तो हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे छोटे भाई बहन अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यूस कर रखे होंगे। और नहीं भी अगर पढ़ाई को चालू किया है अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर की को, तो मेरी आपको बहुत हम्बल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तुम जो आपकी स्टडी है जो है उसको कंटिन्यूस कर दो। और ख़ासकर फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं यहाँ पे, कुछ कॉलेजेस के सेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं तो वो ये सोच रहे हो ना कि मैं कॉलेज ज्वाइन करके वहाँ रूम सेटल करके फिर पढ़ूंगा। फिर कुछ नहीं हो पाएगा, इतना टाइम नहीं मिलेगा, सेशन ऑलरेडी लेट है। जिनके स्टार्ट हो गए हैं उनकी कॉलेजेस की क्लासेस रेगुलर हो रही है, खुद के प्रोफेसर से क्लासेस लीजिए, अपना जो प्लेटफॉर्म है, अपनी जो फैमिली है फार्मर्स लव, यहाँ से क्लासेस लीजिए। और मेन मोटिव जो है अपना वो है कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कीजिए, चाहे कहीं से भी पढ़िए कैसे भी पढ़िए, बस पढ़िए यार आप, है ना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर एग्रोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का थर्ड लेक्चर। कुछ कॉलेजेस में ये अकॉर्डिंग टू लेक्चर्स उनका जो शेड्यूल है फोर्थ में भी आएगा, किसी में सेकंड में भी आएगा, पर जो टॉपिक है अपना वो रहेगा वाइबिलिटी ऑफ सीड, बीज जो है उसकी जीवन क्षमता क्या होती है, और सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार क्या है, उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं आगे। ये फार्मर्स लव फैमिली, आपसे जितने हम आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप भी उसका 20% एफर्ट्स हमारे लिए करोगे, हमें कोऑपरेट करोगे, हमारी सहायता करोगे, हमारा सपोर्ट करोगे। ये जो क्लासेस उनको लाइक शेयर कमेंट, आपके जितने भी बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, जो कॉलेजेस के ग्रुप हैं, सब में शेयर करोगे। तो माँ शारदे को करते हैं वंदन और करते हैं शुरू आज की क्लास बिना टाइम खराब किए हुए। ये देख लीजिए टॉपिक्स। थर्ड टॉपिक वेबिलिटी ऑफ सीड एंड सीड ट्रीटमेंट, थर्ड नंबर का जो टॉपिक है अपना, कुछ यूनिवर्सिटीज में इसको फोर्थ नंबर पे भी दे रखा है। इससे पहले ये टॉपिक्स अपने हो गए हैं कि व्हाट इज द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या है, इसका स्कोप क्या है। उसके बाद में हमने देखा था कि व्हाट इज द एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान क्या है, इसके डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इसका इंपोर्टेंस क्या है, वहां तक हमने देख लिया था। उसके बाद में हमने देखा था कि सीड क्या है, बीज क्या होता है, कि पुष्प के परिपक्व बीजांड को, जो मैच्योर ओवली होती है उसको क्या कहते हैं अपन, बीज कहते हैं। और कैसा होना चाहिए जो बीजांड है आपका, वो कैसा होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, है ना। तो उसको अपन क्या कहेंगे, बीज कहेंगे। और उसको क्या क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, अनोदर प्लांट, एक नया पौधा विकसित करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, उसको अपन बीज कह रहते हैं। बात करें एग्रीकल्चर में तो पौधे का कोई सा भी बॉडी पार्ट या पौधे का कोई भी भाग जिसमें जड़ तना पत्ती आता है, जिससे अपन नया पौधा तैयार करते हैं, उसको बीज कहते हैं। वहां तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने देखा था टाइप्स ऑफ सीड के अंदर मोनोकोट, डाइकोट, हाइपोजियल, इपीजियल। और इसके अलावा देखा था जो क्लासिफिकेशन था कि सबसे पहले था अपना न्यूक्लियस सीड, ठीक है, मूल केंद्रक बीज। उसके बाद में था आपका ब्रीडर सीड, प्रजनक बीज, जिसपे सुनहरा पीले कलर का टेक था। उसके बाद में था मदर सीड या आधार बीज या सफेद कलर का जिसपे टेक था। उसके बाद में दो थे, ठीक है, एक है पर्पल कलर वाला जो अपने यहाँ पे इंडिया में नहीं होता है, एक था सर्टिफाइड सीड जो अपने किसानों को दिया जाता है जिसपे नीला कलर का टेग होता है। यहाँ तक का सबके क्लियर है। जिन भाइयों ने नहीं देखा है उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यार प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ और इंग्लिश की रेगुलर क्लासेज हो रही है, उससे पहले सोइल साइंस की हो रखी है, फॉरेस्ट्री की हो रखी है, हॉर्टिकल्चर की हो रही है। तो यार क्लासेस देखिए, उनको शेयर कीजिए, रेस्पॉन्स दीजिए, क्योंकि हमारी टीम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत कर रही है। रेस्पॉन्स नहीं आता, मैं कसम से कह रहा हूँ, बीच में छुट्टी इसीलिए हो गई। मैं गया था स्टूडियो वीडियोज रिकॉर्ड करने, पर जब मैंने वहाँ जाके वाइट स्टूडियो देखा, पहले वाले वीडियोज का जो फीडबैक देखा, तो मेरा खुद का मन नहीं किया यार अपन पागलों की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी इनके लिए मेहनत कर रहे हैं और इनका अच्छा रेस्पॉन्स नहीं है। हो सकता है ये अपने को पसंद नहीं कर रहे हो या नहीं देखना चाहते, तो अपन टाइम वेस्ट क्यों करें अपनी, क्योंकि मेरी खुद की भी स्टडीज़ अभी कंटिन्यू हो रखी है ना। तो मेरी भी पढ़ाई डिस्टर्बेंस होता है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। बाकी फिर भी मैं यही कोशिश करता हूँ कि चलो ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में इनको इतना ज्ञान नहीं है, जितनी ज़्यादा इनकी हेल्प हो सके सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर थर्ड ईयर जाते जाते तो ये भी सेल्फ स्टार्ट हो जाएंगे, खुद ज्ञानी हो जाएंगे। पर जब कोई सहारा नहीं है इनका तो अपने को बनना पड़ेगा एज अ बिग ब्रदर, बड़ा भाई। तो उम्मीद करता हूँ आप भी छोटे भाई की तरह मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी बहनों की तरह सपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैंने सीड्स का बता दिया। उसके बाद में हमने पढ़ा था सीड डोरमेंसी, कि सीड डोरमेंसी क्या होती है। उससे पहले एक चीज़ देखी थी कि गुड सीड जो है आपका, अच्छा बीज, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होना चाहिए, तो उसमें थी चीज़ें, रिवाइज करवा देता हूँ। बाकी क्लासेस जाके देखना, समझ में आएगा बहुत अच्छे से। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो पुरानी जो एग्रोनॉमी की प्लेलिस्ट है वो जाके देखना,
है ना। तो एक अच्छे बीज के गुण क्या क्या थे उसमें, पहला था आपके जेनेटिक प्योरिटी है उसकी वो उच्च होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, 99.5% तक होनी चाहिए। फिजिकल जो प्योरिटी है, भौतिक शुद्धता है, वो 98% से कम नहीं होनी चाहिए। रियल वैल्यू जो मान है उसका वास्तविक उपयोगिता मान है 75% से कम नहीं होना चाहिए। उसमें जो ह्यूमिडिटी है, स्टोरेज करते हैं जहाँ नमी है, वो एक निश्चित होनी चाहिए। खाद्यान्न जो सीरियल क्रॉप्स हैं उनमें 10% तक होनी चाहिए। दलहनी जो है उसके अंदर 8 से 10 होनी चाहिए, और जो तिलहनी है उनमें 6 से 8% तक नमी पे स्टोरेज करना चाहिए। उनका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो उच्च होना चाहिए। लोकल वेराइटीज जो है उनसे अधिक प्रोडक्शन देने वाला होना चाहिए। पेस्ट, इंसेक्ट और डिजीज है उनके प्रति प्रतिरोधक होना चाहिए। जो सूखा आपका ड्राई पीरियड है उसके प्रति प्रतिरोधक होना चाहिए। लू वगैरह है या जो क्लाइमेटिक जो परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती है, कभी प्रतिकूल भी मिलती है, तो उनके प्रति वो बीज अच्छा वो होना चाहिए। उसमें अंकुरण प्रतिशत अधिक होना चाहिए। और एक जो था उसकी जीवन क्षमता अधिक होनी चाहिए। और जो ओज है, ओज क्या बोलते हैं, जैसे कोई सीड है, सपोज दैट ये सीड है मेरा, है ना। एक तो इसकी जीवन क्षमता की ये जीवित है, एक है कि इसकी जो उगने की क्षमता है, भाई जिंदा तो है पर जो काम करने की क्षमता है, किस स्पीड से उग रहा है, उसको ओज कहते हैं अपन। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो क्लियर करते हैं अपन, देखते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। थर्ड नंबर का है वाइबिलिटी ऑफ सीड। इसको हिंदी में बात करें तो जीवन क्षमता, बीज की जीवन क्षमता या बीज की आयु या बीज का जीवन काल इसको कह सकते हैं। और सीड ट्रीटमेंट मतलब बीज उपचार अपन इसको कह सकते हैं। इन दोनों के बारे में है तो क्लास को कंटिन्यूस करते हैं। जिन्होंने पहली क्लासें नहीं देखी प्लीज वो जाके क्लासें देख लो, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। और जिनको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, इन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कहीं पे कहीं प्रॉब्लम अगर उनको आ रही हो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, तो उनसे मैं कहूँगा कि हिंदी प्रॉपर हिंदी में भी मैंने क्लासेस अपलोड कर रही है, वो भी देखें। अब कुछ स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आती, जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं के लिए मैं दोबारा से सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एक नई प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है मैथ की, तो जाके मैथ की क्लासेस लीजिए। बहुत अच्छा टीचर है विकास जी सर, आपको पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश भी आपको विकास जी सर ही पढ़ा रहे हैं। एक चीज़ और, अपने जो फैमिली पे ज़्यादातर जो है, मेरा नाम विकास है, मैथ वाले टीचर हैं उनका नाम विकास है, इंग्लिश वाले जो हैं उनका नाम भी विकास ही है। और मैं चाहता हूँ आपका भी विकास हो, डेवलपमेंट हो, कुछ ग्रोथ हो आप। तो देखते हैं आज का टॉपिक, व्हाट इज द मीन बाई वाइबिलिटी ऑफ सीड। इसका मतलब क्या है वाइबिलिटी ऑफ सीड का, हिंदी में बता देता हूँ पहले। बीज की जीवन क्षमता, जीवन क्षमता, जीवन क्षमता क्या होती है, कोई बीज है, ठीक है, हमने पढ़ा था जो एम्ब्रियो है वो उसका क्या होना चाहिए, लिविंग हालत में होना चाहिए, जीवित स्थिति में होना चाहिए, तभी वो बीज है। अगर वो उसमें नहीं है, जीवित में नहीं है, तो वो किस में चला जाएगा, दाने में चला जाएगा। हमने एक और पढ़ा था बीज और दाने में अंतर, सीड और ग्रेन में अंतर पढ़ा था। तो सीड में क्या क्या क्वालिटियां होनी चाहिए थी, वो जीवित अवस्था में होना चाहिए, अच्छी उसमें ओज होना चाहिए, ट्रीटमेंट हुआ होना चाहिए, हाइगर उसमें जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो होना चाहिए, वो सारी चीजें। तो हम पढ़ रहे हैं बीज की जीवन क्षमता। तो ये देखो, ए वाइबल सीड, ए वाइबल सीड का मतलब एक जीवित बीज। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं अपन। एक क्या, जीवित, जीवित लिविंग जो बीज है, ए वाइबल सीड इज वन विच इज ए कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन अंडर सुटेबल कंडीशंस। इसको कहेंगे जिसको सारी सुटेबल कंडीशंस मिल रही है। ये कोई बीज है, मेरा सीड है गेहूं का, और इसको जो जो क्लाइमेट मेरे को चाहिए होता है, एक गेहूं को बीज को जर्मिनेट होने के लिए, उसको अंकुरण होने के लिए जो जो उसको क्लाइमेट चाहिए, वो मैं सारी चीजें उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर वो उग रहा है। इसका मतलब क्या है, वो जीवित है। क्या है, जीवित है। इस लाइन को समझो दोबारा से, ए वाइबल सीड, एक जीवित बीज जो होता है, इज वन विच इज ए कैपेबल, उसमें क्या होगी, कैपेबल रहेगा, क्षमता रहेगी। किसकी क्षमता रहेगी बेटा, जर्मिनेशन की। और किसके अंदर, अंडर, अंडर का मतलब होता है जो परिस्थितियां वो सारी मिलेगी, कौन सी, सूटेबल कंडीशंस, उसको सूटेबल कंडीशन सारी मिल रही है और वो जीवित है। इसका अपनी भाषा में अगर बात करूं, मैं आपको समझाऊं, तो जैसे आप हो, आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपको क्लासेस सारी मिल रही है ना, प्रॉपर आपको क्लासेस मिल रही है, सारा माहौल आपको मिल रहा है, कंटेंट हम पढ़ दे रहे हैं, समझा हम रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रहे हैं, और फिर आप पढ़ भी रहे हो, आप पढ़ भी रहे हो उस चीज को, आपको जो चीजें मिल रही है आप उनका यूज भी कर रहे हो, आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो, और अच्छे से फर्स्ट सेमेस्टर आपने क्लियर भी किया, तो आप जीवित हो, वाइबल हो आप। अगर आपको सारी चीजें फेवरेबल कंडीशंस आपको मिल रही है, ठीक है, सूटेबल क्लाइमेट आपको मिल रहा है, और फिर भी अगर वो जर्मिनेट नहीं होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, डोरमेंसी, जो हमने पहले पढ़ लिया था, डोरमेंसी। और डोरमेंसी 3 प्रकार की थी, इननेट जो अंदर के कारकों की वजह से थी, इंड्यूकेट जो कुछ बाहरी जो वातावरणीय कारक थे उनकी वजह से थी, और एक थी इनफोर्स्ड। इनफोर्स्ड किसकी वजह से थी, बीज को अधिक गहराई में दाबने की वजह से, मिट्टी का जो तापमान है, सोइल टेम्परेचर है, उसका कम ज्यादा होने की वजह से, प्लस उसमें और क्या था,
अपना जो सीड है उसको क्या नहीं मिल पा रही थी, अपने जो सन जो लाइट है प्रकाश है वो उसको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, या ह्यूमिडिटी जो है एयर है इसकी वजह से, या बीज अधिक गहराई में, और उसको हटाने के लिए क्या था, जब बीज थोड़ा सा अपन ऊपर ले आ रहे हैं तो बीज जर्मिनेट अपना हो रहा था। देखो डोरमेंसी और वाइबिलिटी दोनों एक दूसरे के विपक्ष में है। भाई सारी चीजें अगर मेरे को मिल रही है प्रॉपर, मेरे को सारी चीजें प्रोवाइड हो रही है और मैं उनका यूज भी कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं सक्रिय हूँ, एक्टिव हूँ, वाइबल हूँ, जीवित हूँ, और मेरे को सारी चीजें मिल रही है उनका मैं यूज ही नहीं कर रहा, फिर भी मैं डीएक्टिवेट पड़ा हूँ, निष्क्रिय अगर मैं पड़ा हूँ, तो उसको कहूंगा मैं डोरमेंसी। ठीक है, तो डोरमेंसी तोड़ने के उपायों में कुछ थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, वो आगे पढ़ेंगे। स्कैरिफिकेशन, ठीक है, स्टार्टिफिकेशन, चिलिंग तापमान, प्रकाश में रख के, गर्म पानी वाला, है ना। स्टार्टिफिकेशन में क्या करते थे, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर ही दे देता हूँ। स्टार्टिफिकेशन और स्केरिफिकेशन दो थे। स्केरिफिकेशन का मतलब होता है खुरच कर जर्मिनेशन तोड़ना। मैंने केमिकल वाला तो बता दिया था कि MnO4 का यूज करते हैं, ठीक है, जिब्रेलिक अम्ल का यूज करते हैं, थायोयूरिया का 1% यूज करते हैं, वो चीजें तो मैंने बता दी थी। पर दो टॉपिक्स मेरे दिमाग से क्या हो गए, स्लिप हो गए थे, क्योंकि यार रिकॉर्डेड क्लासें होती हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ सारी चीजें आपको दूं, फिर भी कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है, तो वो मैं बता देता हूँ। एक था डोरमेंसी तोड़ने के उपाय में स्कैरिफिकेशन और स्कार्टिफिकेशन। खुरच कर, एक तो कोई भी बीज है वो डोरमेंसी में चला गया, सारी उसको चीजें दे रहे हैं, तो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि जो उसका सीड कोट है वो क्या हो गया, थोड़ा हार्ड हो गया, और वो बाहर की चीजों के संपर्क में नहीं आ रहा है, तो जो केमिकल रिएक्शन है वो नहीं हो पा रही है उसके अंदर, वो जर्मिनेट ही नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसको रेजमाल से खुरदरी सतह से घिस देते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना कि मैंने वहां गाड़ी खड़ी की थी, किसी उद्यमी बच्चे ने, आप जैसा कोई बच्चा था, उसने स्क्रेच मार दिया। स्क्रेच का क्या मतलब होता है कि घिस दिया किसी चीज से। तो स्केरिफिकेशन, स्केरिफिकेशन यानी उसको मीन्स उसको घिस देना, बीज का जो कठोर आवरण है उसको तोड़ देना। एक था हॉट वाटर, गर्म पानी में डाल के, ठीक है। एक था सोलर, तो उसको धूप में रख के कुछ टाइम के लिए उसकी जो डोरमेंसी उसको हटाया जा सकता है, वो चीजें थी, वो मैंने बता दिया। लास्ट लेक्चर इसने देखा होगा, समझ में आया होगा। अभी बात कर रहे हैं जीवन क्षमता को। तो ए वाइबल सीड इज ए वन विच ऑफ ए कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन, अंकुरण के लिए अंडर सुटेबल कंडीशंस। द डेफिनेशन इंक्लूड dormant but viable seed, in which case the dormancy must be broken before viability can be measured by germination। वो चीज आ गई कि जो वाइबिलिटी जो आपकी है, जीवन क्षमता जो है, एक होता है ओज, वाइगर, वेगर। ओज, ओज क्या होती है बीज की, भाई बीज जीवित है, वहां तक मेरे को समझ में आ गया। पर उसकी जो उगने की जो स्पीड है, जो उसमें जोश है, जोश को अपन ओज कह सकते हैं, तो उसके बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज मैंने आपकी क्लियर करवा दी है, देख लें आप। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, व्हाट इज वाइगर, ये आ गई, एंड वाइबिलिटी। ओज और जीवन सप्ताह क्या चीज है, अब इसको समझो आप। सीड वेबिलिटी या वाइबिलिटी, इसको पर मैं सीधा सा बात करूं तो बीज की जीवन क्षमता या लाइफ जो है, रेफर्स टू ए सीड्स कैपेबिलिटी टू जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस ए हेल्थी सीडलिंग। यहां तक देखना इसको, ये कुछ इसको थोड़ा मैं नीचे किसका देता हूँ, ये लो, यहाँ पे ठीक है अब, है ना। ओ कैंसिल, एक सेकेंड रे भाई, पेन का कलर थोड़ा क्या है यहाँ पे पीपीटी पे शो नहीं हो रहा ढंग से। अच्छा यही कलर है क्या इसमें, चलो ट्राई करते हैं। जिसको हिंदी मीडियम में देखना है, जिसके समझ में नहीं बैठ रही है ढंग से, तो वो जाके एक बार, है ना, हिंदी मीडियम की क्लासेस भी मैंने अपलोड कर रखी है, वहां से देख लेना। हाँ, यहाँ पे आ रहा है अपने पास एक तो ओज, और एक आ रहा है अपने पास सब जीवन क्षमता। दोनों क्या चीज है देखो, दोनों में देखते हैं अलग अलग चीज है। दोनों, जीवन क्षमता उसको जिंदा रहने की चीज है, और ओज है कि जिंदा तो है पर किस प्रोसेस से, किस जोश से, किस कॉन्फिडेंस से वो चीज हो रही है वो। सीड वेबिलिटी रेफर टू ए सीड कैपेसिटी टू जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस ए हेल्थी सीडलिंग। जीवन क्षमता उसको कहेंगे कि एक बीज की जो हेल्थी सीडलिंग है, उगने की प्रक्रिया जो है, उसको अपन आराम से वो बिल्कुल स्वस्थ होके उग रहा है, उसको अपन उसकी जीवन क्षमता कह दिए कि बीज अच्छा था, जीवित था। बट सीड वैगर वाइगर रेफर टू ए क्विकली सीड जर्मिनेट, कितनी जल्दी जर्मिनेट हुआ, भाई जीवित है, उग जाएगा, मेरे को पता है जीवित है, पर कितनी जल्दी उगा है, उसका अंदर का जो जोश है वो कितना है कि उसको सारी चीजें अंडर उसको सुटेबल जो कंडीशंस मिल रही है, उसमें किस प्रकार से उसकी ओज जो है ना वो
तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी दोनों चीजें, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, थोड़ा सा अंतर है बस इसमें। एक तो है कि जीवन क्षमता और एक है ओज, ठीक है। यहाँ से क्या मेरे को रिफ्लेक्शन पड़ता है, सही से दिख नहीं पाती है चीजें। द वेबिलिटी टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन इज ए सीड सैंपल कंटेंस अलाइव और डेड सीड्स, ठीक है। वाइबिलिटी जो है वो क्या काम करती है, जीवित बीज डेड सेल और अजीवित या मृत बीज जो है उनमें अंतर करने के लिए अपने को चाहिए होती है कि ये जीवित है ये अजीवित बीज है, उसके लिए। तो जैसे टीजेड टेस्ट हो गया आपके, टेट्राजोलियम टेस्ट जो करते हैं, T0 टेस्ट जिसको बोलते हैं, अभी उनके बारे में भी पढ़ेंगे सारा। ये चीज देख लेते हैं एक बार। अब बीज की जीवन क्षमता हमने देखी है ना भाई, बीज उगने लायक है उसको जीवन क्षमता कह दिया। और जो उगने की क्षमता है उसकी जो स्पीड है, जो कॉन्फिडेंस है, जो जोश है उसके अंदर, उसको हमने वाइगर या क्या कह दिया, उसकी ओज कह दिया। क्या कह दिया, बीज की ओज। दोनों आप चीज समझ गए है ना, जीवन क्षमता क्या थी। अब पार्ट ऑफ सीड, बीज की जो जीवन क्षमता आ रही है, उगेगा कैसे, जर्मिनेट कैसे होगा, क्या क्या पार्ट है वो चीजें देखते हैं इसके बारे में। तो एक बीज के 3 पार्ट होते हैं मेनली, कौन कौन से। पहला होता है एम्ब्रियो, बीज किसे को कहते हैं सबको पता है, ठीक है। एक होता है एम्ब्रियो, दूसरा होता है एंडोस्पर्म और तीसरा होता है सीड कोट। तो डोरमेंसी वगैरह में भी अपन जो स्केरिफिकेशन है उसमें सीड कोट को ही तो घिसते हैं बाहर से भाई, उसमें सीड कोट तो घिसते हैं अपन। ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये यहाँ से क्वेश्चन आपको डब्ल्यू में 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्री पीजी में क्वेश्चन आया हुआ है, अभी सुपरवाइजर में भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से बताता हूँ। पहला होता है एम्ब्रियो या भ्रूण, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, ये एक सीड है, ये एक सीड है, इसके 3 पार्ट है। पहला हो गया एम्ब्रियो या भ्रूण, सेकंड हो गया इसमें एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष, शब्द से समझ में आ रहा है, भ्रूण पोष एंडोस्पर्म, और तीसरा आपका हो गया सीड कोट या बीज आवरण। पहले ये बीज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपने को मिलेगा बीज आवरण, सीड कोट। इसके भी 2 लेयर्स होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर। भाई ये कोई सीड कोट है, ये है मेरे पास, ये बाहर का ये सीड है मेरा, ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये इसका क्या है, सीड कोट है। अब इस सीड कोट में भी 2 चीज पाई जाएगी, एक तो आउटर लेयर ये बाहर जो मैं टच कर रहा हूँ, और एक इनर लेयर ये वाली, ये कवर के अंदर वाली। तो 2 लेयर पाई जाएगी, ठीक है, सीड कोट में भी। अभी बात करते हैं अपन बीज के पार्ट्स की ओनली। तो सीड कोट हो गया। दूसरा अपने पास होता है भ्रूण या एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का क्या काम होता है, फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड शूट। जड़ और जो तना है, जड़ और तना जो है, जब जर्मिनेशन होएगा सीड का, ये सीड है, इसका सीड कोट में प्रतिक्रिया हुई, ये टूटा, वायु नमी प्रकाश के संपर्क में आया, और जो इसका एम्ब्रियो है, जो लिविंग एम्ब्रियो है, मैच्योर एम्ब्रियो है, वो क्या होएगा, वो जब जर्मिनेट होएगा तब वो क्या करेगा, जड़ और तना, फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड शूट। और ये जो एम्ब्रियो होता है वो होता है 2n, क्या होता है 2n होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है वो भी मैं बताऊंगा क्या आता है। ये क्या होता है 2n होता है एम्ब्रियो आपका, ठीक है। उसके बाद और क्या काम करता है एम्ब्रियो का, काम क्या होता है, सीड में 3 पार्ट थे, एम्ब्रियो, सीड कोट और एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो जो है, सीड कोट का तो आपको पता है सुरक्षा वगैरह करना है, जब भी कोई भी प्रतिक्रिया अंदर की चीजें उनको सेफ, कवच का काम हो गया। दूसरा हो गया भ्रूण या एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का क्या काम हो गया अपने पास, एम्ब्रियो का काम हो गया क्या, रूट एंड शूट का फॉर्मेशन करेगा, जब वो जर्मिनेट होएगा जड़ और तना बनाएगा, 2n वो होता है। बात करते हैं एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष। पोष का मतलब होता है पोषण, एंडोस्पर्म ये क्या करेगा, न्यूट्रिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। जो आपका भ्रूण है जब जर्मिनेशन के लिए या जब रूट और शूट का फॉर्मेशन उसमें हो रहा था, जब वो उनको विकसित कर रहा था, तो उसको न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए होगा मेरे भाइयों, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा। तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन देता है, एंडोस्पर्म देता है। बीज का एक बहुत बड़ा भाग, ये बीज की स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं ऐसे, तो ये यहाँ पे आपका हो गया। हमने चने का बीज देखा है, उसमें वो एक साइड में कोना सा निकला रहता है, चने के बीज में साइड में कोना सा निकला रहता है, जिसको क्या कह सकते हैं अपन, जैसे चोंच की तरह, चोंच की तरह निकला होता है ना, वो चोंच नहीं होती, वो क्या होता है, उसका एम्ब्रियो होता है, उसका क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। और जो पीछे का जो भाग है वो एंडोस्पर्म होता है, क्या होता है, उस एम्ब्रियो को पोषण देने के लिए होता है। उसमें उसमें जो फैटी एसिड, ग्लूकोज, जो भी जो पोषण की चीजें होती है ना, वो उसमें स्टोरेज रहती है। और जब एम्ब्रियो एक्टिवेट आपका हो जाता है जर्मिनेशन के लिए, रूट एंड शूट का फॉर्मेशन करने के लिए, जब वो रेडी हो जाता है, सारी उसको अंडर कंडीशन सारी मिल रही है, उस टाइम उसको पोषण जो देता है, न्यूट्रिशमेंट जो करता है उसका, वो करता है एंडोस्पर्म। और जो आपका एंडोस्पर्म होता है वो होता है 3n। कितना होता है 3n। और ये क्वेश्चन पूछा गया है नारियल का। तो जब भी अपने को नारियल का पानी जो होता है ना, वो
नारियल का पानी कच्चे नारियल में ही तो रहता है, तो उसको एंडोस्पर्म है, वो क्या है उसका एंडोस्पर्म है, और वो 3N होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो कभी जब आप लाइब्रेरीज में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, घर पे काम करते हो, थक जाते हो, तो आप बाहर जाते हो चाय पीने, नींद आने लगती है तो आप जाते हो चाय पीने, तो चाय ना पीकर अगर आप दिन में एक नारियल पानी पीते हो तो आपकी थकान बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, थकान आएगी नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, 3N होता है। उसके बाद में सीड कोट आ गया, बीज चोल, प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म दोनों का प्रोटेक्शन कौन करता है, सीड कोट आपका करता है। आगे देखते हैं पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। अब जो एम्ब्रियो है ना आपका, एम्ब्रियो का मैंने बता दिया कि सीड का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। और एम्ब्रियो को जो पोषण देता है एंडोस्पर्म देता है। एम्ब्रियो होता है 2N होता है, और एम्ब्रियो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड शूट, जड़ और तने का विकास कौन करता है, आपका एम्ब्रियो ही करता है। अब एम्ब्रियो के भी दो पार्ट होते हैं, प्यूमल मतलब तनांकुर, और रेडिकल मतलब मूलांकुर। हिंदी में बात करें तो तनांकुर और मूलांकुर। तो प्यूमली नाम से समझ में आ रहा है, तनांकुर फॉर्मेशन ऑफ स्टेम एंड लीव्स। अपर पार्ट जो होता है ना, अपर पार्ट भूमि के ऊपर का जो भाग है उसको जो विकसित करता है। दो, मैंने एक चीज कही है आपको कि एम्ब्रियो है आपका, भ्रूण है, तो भ्रूण आपका क्या काम करता है, दो काम करता है, रूट और शूट, जड़ और तने का विकास करता है। तो जो जड़ से ऊपर का भाग, भूमिगत जो भाग है, जो एयर में जो भाग पाया जा रहा है, उसका जो विकास करेगा। अब एम्ब्रियो के भी दो पार्ट हो गए, प्लूमल तनांकुर, फॉर्मेशन ऑफ स्टेम एंड लीव्स, इसको एपिकोटाइल भी बोल सकते हैं अपन। एपिकोटाइल क्यों बोलते हैं, एपिकोटाइल क्यों बोलते हैं, पार्ट ऑफ प्यूमली अबाउ द ग्राउंड सरफेस, सरफेस से ऊपर का जो है उसको विकसित करता है। दूसरा होगा रेडिकल या मूलांकुर, फॉर्मेशन ऑफ रूट्स, जो जड़ों को विकसित करता है। बिलो ग्राउंड, बिलो ग्राउंड, ग्राउंड से नीचे की चीजों को विकसित करता है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। अब हिंदी वाले बच्चों को थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि हार्ड चीजें पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी के जो टॉपिक्स है, हिंदी में जो लेक्चर्स करवाए थे उनमें क्लियर, उनमें तो इतना था ही नहीं, उनमें तो बहुत मजा आ रहा था स्टोरी टाइप। तो क्योंकि अब सारे जगह के स्टूडेंट्स है ना, तो अपन बाई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अपना लेवल अप कर रहे हैं यार। बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, इस समय आपका दिमाग फ्रेश है, कह सकता हूँ मैं, कोरा कागज है, नए कॉन्फिडेंस के साथ कॉलेजेस में हूँ। इस टाइम जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा, जितना आपको मैं समझा दूंगा ना, वो आपको आगे लाइफ टाइम काम में आने वाला है एग्रीकल्चर में। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम कंपटीशन का कोई भी दोगे, WAO, PG, कोई सा भी जो देगा, MSc एंट्रेंस दोगे, CUT दोगे, ICR दोगे, JRF दोगे, तो वहाँ के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं पढ़ाने के, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर करवाने की, बाकी कम चीज़ें नहीं करवाएंगे। और एग्रोनॉमी 4 क्रेडिट है, और मेरा आपसे वादा है एग्रोनॉमी में, अगर मैंने पूरा सिलेबस करवा पाया, कोशिश तो करवा पाने की है, तो आप 100 अबव 100 नंबर लाओगे थ्योरी पेपर में। मेरे भी थ्योरी पेपर में थे। कैसे लाओगे, सारी ज्ञान आपको है, बस एक चीज आपको नहीं पता कि किस हिसाब से कॉपी मेंटेन करनी है, किस हिसाब से आपको लिखना है, तो वो चीजें मैं सिखाऊंगा पेपर से पहले। एक बार सारी कॉलेजेस रेगुलर सेशन स्टार्ट हो जाए, आपका अच्छा फीडबैक आना स्टार्ट हो जाए हमारे लिए, उसके बाद में एक वीडियो डालेंगे कि किस प्रकार, हाउ टू मेंटेन टू BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर एग्जाम्स कॉपी, रिटर्न एग्जाम जो देते हो थ्योरी में, कॉपी को कैसे मेंटेन करना है, कौन से क्वेश्चन में कितने टाइम का अपने को वेटेज रहेगा, कितना नंबर वाला क्वेश्चन है उसको कितनी लाइन लिखनी है, किस हिसाब से लाइन लिखनी है, किस हिसाब से हेडिंग्स डालनी है, पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, सारी चीज है ना। नेक्स्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट, commonly known as the TJ test for seed viability, have कॉमनली इसको मेनली किसके लिए जाना जाता है, बीज की जो जीवन क्षमता है उसके लिए जाना जाता है TZ टेस्ट को, ठीक है। देयर बिफोर बीन डेवलप टू फिनिश क्विक estimates of seeds germinability. The test is very useful in processing, handling, storing and marketing। ये इस टेस्ट के बारे में दिया हुआ है यार। यहाँ से क्या है, मेरे को थोड़ा सा फोकस पड़ता है, सही से रिफ्लेक्ट होता है लाइट का, दिखती नहीं है चीजें क्या लिखी हुई है। ये दिख रहा होगा, सीड ट्रीटमेंट सही से दिख रहा है ना सब, हाँ दिख रहा है। ये तो हो गया अपना बीज की ओज के बारे में और बीज की जीवन क्षमता के बारे में, दोनों चीज मैंने बता दी। TZ टेस्ट उसके लिए किया जाता है। अब बीज के जो पार्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, डोरमेंसी और वेबिलिटी जो है उसमें मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। बीज के बारे में आप खुद सोचो कितनी चीजें हमने क्लियर कर ली है। अब आता है सीड ट्रीटमेंट, आपका जो इसी टॉपिक में है, बीज उपचार। तो देखो इसमें एक FIR याद रखना आप। FIR क्या है, FIR वो नहीं जो थाने में मैं आपके लिए लिखा के आऊंगा कि आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो या पढ़ नहीं रहे हो।
मेरे को एफआईआर लिखाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट एक्शन लूंगा आपका, क्योंकि मैं आपका टीचर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, और बड़ा भाई आपको 2 थाप भी मार सकता है अगर नहीं पढ़ते हो तो आप। पर थाप मारने की नौबत आएगी नहीं, बहुत प्यारे बच्चों, ऐसे आप पढ़ लोगे। एफआईआर ये क्या है, बीजोपचार जो है, सीड ट्रीटमेंट जो है, उसके स्टेप बाय स्टेप जो अपना सीरियल है, जो क्रम है, उसको अपन एफआईआर के थ्रू याद रखेंगे। कैसे बेटा, एफ यानी फंजीसाइड्स, आई यानी इंसेक्टिसाइड, और फिर लास्ट में राइजोबियम कल्चर। कोई बीज मैं लेके आया हूँ दुकान से, उपचारित नहीं किया हुआ था, मैंने ताऊ जी से उधार लिया है कि हमें अब की बार गेहूं लगाना है, आप हमें गेहूं दीजिए या मूंगफली दीजिए। तो उसमें जो बीजोपचार करूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा फंजीसाइड्स से, जीवाणुनाशी जो है फंजीसाइड्स से मैं उपचारित करूंगा। जब फिर वो फंजीसाइड्स का मेरा जो ट्रीटमेंट है सीड के ऊपर, वो जब कंप्लीट हो जाएगा, मेरा सीड जब सूख जाएगा, उसके बाद में करूंगा इंसेक्टिसाइड्स से, कीटों से बचाव के लिए। इसमें कौन कीटों में कौन कौन सा आ गया, दीमक आपके आ गई, सफेद लट आपके आ गए, ओडोंटोटर्मिस अबेसस आपके आ गया, ठीक है, होलोट्रेकिया, कॉन्सेनगुनिया, सफेद लट आपके आ गई। उसके बाद में करूंगा राइजोबियम कल्चर से। 3 स्टेप में होता है, एफ फंजीसाइड्स, आई इंसेक्टिसाइड, और आर राइजोबियम। राइजोबियम में अलग अलग वेराइटीज को अलग अलग से करते हैं, मेथी हो गई, मेलिलोटाई हो गई, रिंजगा हो गया, ठीक है, बरसीम हो गया, ट्राइफोलाई हो गया, है ना। तो राइजोबियम ट्राइफोलाई, राइजोबियम मेलिलोटाई, राइजोबियम जेपोनिकम सोयाबीन में, ठीक है। तो सारे जो जो बीज हैं उनको अलग अलग वेराइटीज से करते हैं। ऐसे इंसेक्टिसाइड्स में भी अलग अलग अपन काम में लेंगे, कोई में कौन सा केमिकल लेंगे, कोई में कोई सा केमिकल लेंगे, वो सेम फंजीसाइड्स में होगा। जो सब्जियां जो हैं उनके लिए फंजीसाइड्स अलग ले रहे हैं अपन, सीरियल क्रॉप्स के लिए जब भी सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तब अपन अलग ले रहे हैं। तो वो अभी आगे पढ़ने वाले हैं। एफआईआर ये क्रम आप याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले फंजीसाइड, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, बीज की जीवन क्षमता किसे कहते हैं, छोटे क्वेश्चन में आएगा ये, और सीड उपचार का बड़े क्वेश्चन में आ सकता है। बाकी बड़ा क्वेश्चन जो आएगा, बीज की सुसुप्त अवस्था या डोरमेंसी क्या है, व्हाट इज द सीड डोरमेंसी, डिस्क्राइब द डोरमेंसी टाइप्स एंड डोरमेंसी को तोड़ने के जो उपाय हैं उनके बारे में बताइए। तो 10 नंबर में, 16 नंबर में, 8 नंबर में आपको बड़ा क्वेश्चन मिल सकता है। छोटे क्वेश्चनों में ये मिल सकता है, या फिर ऑप्शनल जो आपके क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें आपको मिल सकता है कि टीजे टेस्ट हाउ किसके लिए यूज किया जाता है, सीड की वेबिलिटी के लिए, जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए। या छोटे क्वेश्चन में जो डेफिनेशन है उसमें आ सकता है कि वाइगर जो सीड ओज है वो क्या होती है, उसके बारे में आपको आ सकता है, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट का जो क्रम है वो आपको पूछ सकता है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम। अब देखो सीड ट्रीटमेंट क्या होता है, सीड ट्रीटमेंट इज ए बायोलॉजिकल, जैविक, ठीक है, सीड ट्रीटमेंट इज ए बायोलॉजिकल, केमिकल, मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस। क्या है, जैविक, राइजोबियम में आ गया, जीव आ गया, जैविक हो गई, ठीक है। केमिकल, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड, केमिकल आ गए अपने को, वो हो गई। मैकेनिकल, मैकेनिकल प्रक्रिया है, अपन उनको मिला रहे हैं, उसका एक प्रोसेस होता है, ऐसे तो है नहीं किसी को कैसे भी मिला दिया, पहले एफ फिर आई फिर आर, पहले फंजीसाइड फिर इंसेक्टिसाइड फिर राइजोबियम, और बहुत सावधानी से ग्लव्स पहन के 0.2 ml मात्रा लेनी है पर इतने बीज के लिए, केजी बीज के लिए या कितने बीज के लिए। तो वो एक मैकेनिकल होगा, एक प्रक्रिया के तहत अपन कर रहे हैं, ऐसे नहीं जैसे इच्छा हो गई लाए दवाई पटक दी धा धा, वैसा नहीं, ठीक है। तो मैकेनिकल हो गई, बायोलॉजिकल, केमिकल, मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस कैसे हो गया, अपने आप तो मिलेगी नहीं, पाउच ला के रख दिया, अपने को हाथों से मिलाने होते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, मास्क लगाते हैं, पूरी सेफ्टी के साथ सेफ्टी इश्यूज का ध्यान रखते हैं, और फिर अपन सीड ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट, तो उसमें फिजिकल भी अपने को काम करना ही पड़ता है, ठीक है। अब डेफिनेशन देखो आप, बहुत ईजी है, मैं इस टाइप से डेफिनेशन आपके लिए लेके आऊँ कि बच्चों को लगी नहीं कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, है ना। हिंदी मीडियम वाला भी इनको पढ़ेगा तो उसको भी मजा आए। सीड ट्रीटमेंट इज ए बायोलॉजिकल, केमिकल और मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस टू मिटेज द सीड बोर्न पेस्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सीड। क्या करेंगे, सीड बोर्न पेस्ट जो है, सीड बोर्न जो पेस्ट है उनसे बचाएंगे और सीड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसको उपचारित करते हैं। यह है एक बीज उपचार, एक भौतिक, जैविक, रासायनिक प्रक्रिया है जिसके हिंदी में बता रहा हूँ, सुन लें एक बार, समझ लें आप, चीजें रटना अपना मकसद नहीं है। बीज उपचार क्या है, सीड ट्रीटमेंट एक बायोलॉजिकल, जैविक, भौतिक, फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल एक प्रोसेस है जिसके तहत क्या किया जाता है, बीज को बीज जनित होने वाले रोगों से व कीटों से बचाकर बीज की जो गुणवत्ता है, सीड की जो क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव किया जाता है। उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, सीड ट्रीटमेंट कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखो, सीड ट्रीटमेंट इज डिफाइंड एज एप्लीकेशन, यहां से देखो बेटा, सीड ट्रीटमेंट इज डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ फंजीसाइड्स, एफ इंसेक्टिसाइड्स, आई एफ फंजीसाइड्स,
आई इंसेक्टिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स, मतलब राइजोबियम वगैरह आपके जो आ गए जैविक वाले बायो फर्टिलाइजर्स, और एनी अदर ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब सीड उपचार अपन जो करते हैं तो जरूरी नहीं उसमें FIR ये ही करें, उसमें कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं, वृद्धि नियामक आपके हार्मोन्स हैं, भाई बीज जर्मिनेशन को बढ़ाने की चीजें हैं। फाइनली चीज ये है, पहली डेफिनेशन में देखा कि इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सीड, बीज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तो उपचार कर रहे हैं। यार मेरे को एक चीज बताओ, आप हो, ठीक है, आप कहीं पे जा रहे हो, जैसे मैं बीज को उगा रहा हूँ, सोविंग में कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि वो उसका अपना 100% दे। आप हो, आप कहीं जा रहे हो तो आप सारी चीज देख के जाओगे, मेरी तबीयत तो खराब नहीं है या मेरी ये चीज हो सकती है तो मैं ये चीज साथ लेके जाऊं, वो भी एक प्रकार से ट्रीटमेंट हो गया। तो सीड का भी खुद को इंप्रूव करने के लिए, उसमें अब फंजीसाइड से बचाने के लिए, इंसेक्टिसाइड से, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, और कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो अपन मिला रहे हैं उसके अंदर। ये देखो दोबारा, सीड ट्रीटमेंट इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, बायोफर्टिलाइजर और एनी अदर ग्रोथ रेगुलेटर्स एथर टू कंट्रोल द पैथोजेंस। पैथोजन किसको कहते हैं, जब पैथोलॉजी पढ़ोगे अगले सेमेस्टर में तब गएंगे। पैथोजन किसको बोलते हैं, रोग कारक। रोग कारक, यहाँ पे देखो, टू कंट्रोल द पैथोजेंस, रोग कारकों को नियंत्रित करने के लिए, और इंसेक्ट्स, कीटों को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, और इंप्रूव द जर्मिनेशन पोटेंशियल, और किसको, अंकुरण को बढ़ाने के लिए, अंकुरण को बढ़ाने के लिए। भाई ये हो गया आपका जो सीड ट्रीटमेंट करने के उद्देश्य क्या हो सकते हैं आपको, रोग कारकों, पैथोजेंस जो हैं उनको रोकना, कंट्रोल ऑफ पैथोजेंस एंड इंसेक्ट्स, पैथोजेंस इंसेक्ट पेस्ट जो हैं उनको रोकना, और जर्मिनेशन परसेंटेज या जर्मिनेशन अंकुरण है उसको बढ़ाना ही आपका सीड ट्रीटमेंट का मेन मोटिव हो सकता है। और सीड ट्रीटमेंट इसीलिए करते हैं कि सीड की जो क्वालिटी उसको इंप्रूव किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेट करके ज़्यादा से ज़्यादा बेटर क्वालिटी प्रोडक्शन लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान को लाभ पहुंचाया जा सके। क्लियर, ये स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, पढ़ लेना इसको। सीड ट्रीटमेंट इज डिफाइंड एज ए एप्लीकेशन, इधर से मेरे को दिख नहीं रहा चीज़ें, इधर आने दो, वो सेम चीज़ है, दोनों साइड लाइट लगी हुई ना, सामने अगर अपन लाइट लगाते हैं तो फिर फोकस पड़ता है, रिफ्लेक्शन होता है तो सही से दिखता नहीं है, साइड में लगाते हैं तो मुझे नहीं दिखता। उम्मीद करता हूँ आपको तो दिख रहा होगा, क्लियर है ना, दिख रहा है ना। सीड ट्रीटमेंट इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, बायोफर्टिलाइजर और एनी अदर ग्रोथ रेगुलेटर्स टू कंट्रोल द पैथोजेंस, रोग कारकों और इंसेक्ट्स, और इम्प्रूव्ड जर्मिनेशन पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें मेथड्स ऑफ सीड ट्रीटमेंट। मेथड्स ऑफ सीड ट्रीटमेंट, पहला है मैकेनिकल, पहला कौन सा है, मैकेनिकल मेथड, दूसरा है फिजिकल मेथड, तीसरा है केमिकल मेथड, और है अदर मेथड। केमिकल मेथड स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, फिजिकल मेथड हो गया, और एक हो गया आपका मैकेनिकल मेथड। ये चार मेनली आपके सीड ट्रीटमेंट करने के मेथड्स हैं। तो क्वेश्चन आता है कि बीज उपचार को समझाइए, तो आप लिख सकते हो डेफिनेशन, दो मैंने डेफिनेशन बता दी, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी की दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ मेरे भाइयों, किसी को कंफ्यूजन हो तो, फिर भी अगर दिक्कत हो तो मेरे को बताना, पूरी क्लास ही दोबारा बना दूंगा, रटना नहीं है, समझना है चीजें, है ना। चलो, हाँ क्या बात कर रहे थे, हाँ तो बड़ा क्वेश्चन आएगा कि सीड ट्रीटमेंट, व्हाट इज द सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट क्या है, इसकी प्रोसेस को समझाइए, और टाइप्स ऑफ सीड ट्रीटमेंट, किस प्रकार से मेथड्स या तरीके या क्या प्रकार है इसके। तो मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल और अदर। नेक्स्ट, फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं अपन बीज को उपचारित करने के लिए। यार मेरे को एक चीज बताओ, मैं बीज को जो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, उपचारित कर रहा हूँ बीज को, वो क्यों कर रहा हूँ, क्या मोटिव है मेरा, ऑब्जेक्टिव क्या है बीज को उपचारित करने का। मैंने बताया अभी आपको क्या, इंसेक्टिव पैथोजेंस, इनको तो कंट्रोल करना, या सीड बोन जो भी डिजीज है उनको कंट्रोल करना, उनको रोकना, जर्मिनेशन को बढ़ाना, बीज की गुणवत्ता को बढ़ाना, बीज की क्वालिटी को इंप्रूव करना। और बीज की क्वालिटी को इंप्रूव जो मैं कर रहा हूँ उसका मेरा मोटिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, अधिक से अधिक वो मैं खेत में जो लगा रहा हूँ महंगे भाव का जो बीज लाया हूँ वो पूरा उगे, मेरे को अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन दे, और मेरे को अच्छे से अच्छा उसका रिजल्ट मिले, क्वालिटी वाला मेरे को प्रोडक्शन मिले। क्लियर। अब बात करते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट की। हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ये किसने दिया था, जैनसन ने।
हॉट वाटर किसने दिया था? जैनसन ने। और इसको कैसे याद रखोगे, ये पूछा जाता है क्वेश्चन की हॉट वाटर ट्रीटमेंट। जैसन लूथरा दो थे, ठीक है, सोलर वाला था लूथर में, जैनसन ने दिया था। जैनसन जय है यहाँ पे। तो हॉट जींस के अंदर कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे बच्चा हो, ठीक है, जींस के अंदर क्या लगता है? थोड़ा अच्छा लगता है, स्मार्ट लगता है, हॉट लगता है जींस के अंदर, तो जैनसन हो गया। हॉट वाटर ट्रीटमेंट जैनसन। हॉट एयर गर्म हवा, हॉट वाटर में क्या होता है? बीज के अंदर कुछ ऐसा फंजीसाइड्स, ऐसे जीवाणु सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो चिपक जाते हैं बीज के ऊपर, और जैसे अपन बीज को लगाते हैं उसको ह्यूमिडिटी मिलती है, वो एक्टिव हो जाते हैं और अपने डिजीज उत्पन्न करने लग जाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, बीज को एक टेम्परेचर होता है 52 to 55 कितना है जो भी है, उसमें अपन डाल के गर्म पानी में तो उसको उपचारित करते हैं, जिसके ऊपर जो ऊपर उपस्थित है वो सारे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और बीज अपना स्वस्थ हो जाता है, क्वालिटी उसकी ऑलरेडी इंप्रूव हो जाती है। दूसरा हॉट एयर, सेम वही चीज है, बहुत गर्म हवा से अपन बीज के ऊपर प्रेशर से हवा डालते हैं, जो बहुत बारीक बारीक जो जीवाणु वगैरह है, कोई भी जो पैथोजेंस है वो सारे उससे हट जाएंगे। तीसरा है स्केरिफिकेशन, घिसकर। स्केरिफिकेशन को अपन बोलते हैं खुरचना, खुरचना, खुरच कर भी अपन उसके ऊपर कुछ भी पाया जा रहा है ना, कुछ अशुद्धि है तो वो हट सकती है, और सीड का ट्रीटमेंट फिजिकल रूप से अपन कर सकते हैं। एनारोबिक, उसको अवायवीय दशाओं में रख दिया, तो कुछ ऐसे जीव हैं जिनको कंडीशंस ह्यूमिडिटी चाहिए, नमी चाहिए, अब मैंने बीज को बिल्कुल पैक कर दिया, ना तो प्रकाश जा रहा, ना नमी जा रही, ना हवा जा रही, तो कुछ चीजें उस पर उपस्थित जो ऐसी है रोग पैदा करने वाले पैथोजेंस, वो वैसे ही मर जाएंगे, ठीक है। और सोलर ट्रीटमेंट लूथरा ने दिया था, सोलर ट्रीटमेंट, ठीक है, धूप में अपन गर्मियों में उसको रख देते हैं, उससे उसकी डोरमेंसी भी टूटती है, और उसके जो सॉयल बोर्न डिजीज है, सॉरी सीड बोर्न डिजीज है, बीज उपचारित हो जाता है अपना, बीज जनित जो रोग है उनमें भी अपने को कुछ हद तक नियात मिलती है। केमिकल में अपने जो कैप्टान वगैरह है उनसे करते हैं। बायोलॉजिकल में बायो एजेंट्स हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं, रेड अर्थ है। मेथड्स ऑफ सीड ट्रीटमेंट, मैनुअल मेथड्स और मैकेनिकल मेथड्स। आगे देखते हैं इसमें। व्हाट इज राइजोबियम सीड ट्रीटमेंट? राइजोबियम क्या होता है? अब मेरे को यहाँ से क्या दिखने में दिक्कत आती है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ करेंगे नेक्स्ट क्लास में मैं, है ना। What is a rhizobium seed treatment? Seed treatment with rhizobium strands is recommended for better root nodules. जो जड़ों का जो आपकी गांठें हैं उनका अच्छा विकास करने के लिए वन राइजोबियम कल्चर का अपन उपचारित करते हैं। जो जड़ें हैं ना मेनली वो अपने राइजोबियम के लिए है, ठीक है। 1 पैकेट ऑफ राइजोबियम 200 ग्राम का आता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि राइजोबियम का जो एक पैकेट आता है 200 ग्राम का आता है, और कितने बीज के लिए? सफिशिएंट टू ट्रीट 10 kg। 200 ग्राम का जो अपना राइजोबियम कल्चर का जो पैकेट आता है वो 10 किलो बीज को उपचार करने के लिए सफिशिएंट होता है। फॉर सीड ट्रीटमेंट एड 100 ग्राम जैगरी और शुगर टू अबाउट 500 ml ऑफ वाटर, बॉइल द मिक्सर एंड लेट इट कूल। अपन क्या करते हैं इसके लिए, राइजोबियम के लिए, या तो गुड़ या शुगर जो है वो अपन 500 ml वाटर में गर्म करते हैं, फिर उसको वापस ठंडा करते हैं, फिर उसमें बीज को अपन डाल देते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, राइजोबियम कल्चर का जो पैकेट है उसको डाल देते हैं, फिर बीज को डालते हैं, फिर उसको सूखता है तब निकाल लेते हैं। तो ये गुड़ या चीनी जो अपन यूज करते हैं शुगर एंड जगह, तो उसकी वजह से वो उसके ऊपर चिपक जाते हैं और अच्छे से अपना बीज उपचारित हो जाता है, ठीक है। तो ये बीज उपचार का था, ये मैंने करवा दिया है। जितना मैक्सिमम अपना सीड, उसके आगे एक लिखा हुआ है अभी बताऊंगा, तो मैक्सिमम आप कितना पढ़ सकते हो एक लेक्चर में, उतना मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट मैंने बता दिया। FIR जो इसका क्रम है वो याद रखना, और इसके जो मेथड्स हैं, मैकेनिकल हो गया, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया और बायोलॉजिकल हो गया। 4 प्रकार से बीज को उपचारित कर सकते हैं। केमिकल में आपको पता है जो आपके बीज उपचारित करने के लिए जो थायरम कैप्टान वगैरह जो भी आती है उनसे आप कर सकते हो, ठीक है। मैं और इसमें बायोलॉजिकल में राइजोबियम आ गया आपका। फिजिकल में मैंने बता ही दिया आपको जो 4 से 5 मेथड्स थे, हॉट वाटर, हॉट एयर, ये सारा। सीड के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में बता ही दिया था, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और सीड कोट। एम्ब्रियो जो एंडोस्पर्म होता है 3N होता है, बहुत पावरफुल चीज होती है एंडोस्पर्म, और ये क्या करता है, एम्ब्रियो जो है आपका उसको न्यूट्रिशमेंट करता है, उसको पोषण देता है, जबकि जो सीड कोट है आपका प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, उनका क्या करता है, सुरक्षा करता है। ये यहाँ पे देखो, ये चीज ये क्या शो करती है, देखो जैसे ये टॉपिक दे दिया मेरे को एग्रोनॉमी। व्हाट इज एग्रोनॉमी? मीनिंग एंड इट्स स्कोप एंड ब्रांचेस। नंबर ऑफ लेक्चर, एक का मतलब ये है मैक्सिमम में जो आधे घंटे का लेक्चर लेते हैं
कॉलेज में, उसमें टीचर कितना पढ़ा पाता है उस लेवल तक पढ़ना है। बाकी अगर मैं पढ़ाने बैठूँ ना आपको ये टॉपिक, जैसे नर्सरी वाला, ठीक, नर्सरी बेड एंड ट्रांसप्लांटिंग, ये वाला टॉपिक अगर पढ़ाने बैठता हूँ मैं आपको, ये हॉर्टिकल्चर में भी है, मैंने करवा दिया, एग्रोनॉमी में दोबारा से मैं इस टॉपिक को करवाऊंगा, ठीक है। जैसे सपोज अभी चल रहा है अपना वायबिलिटी ऑफ सीड एंड सीड ट्रीटमेंट, इस टॉपिक को अगर पढ़ाने बैठते हैं अपन जीआरएफ लेवल का, या वैसे अगर बिना लेवल के डीपली, तो मेरे को लगता है इसी में अपने 3-3 घंटे की 2 से 3 क्लास, मतलब 9 से 10 घंटे लग जाएंगे पूरा खोल के पढ़ाने में। पर अपने को पढ़ना कितना है ये देखो यहाँ पे, यहाँ सीधा जाओ आगे, एक लिखा हुआ है, एक का मतलब है अधिकतम एक लेक्चर में, एक क्लास में कितना पढ़ सकते हो उतना ही डीपली पढ़ना है। तो मैंने पुराने पेपर्स एनालिसिस कर रखे हैं पहले से, और मैं जो गेस्ट पेपर बनाता हूँ वो ही पेपर आपके छपता है, तो निश्चिंत रहें, जब तक हम आपके साथ हैं आप ना तो फेल हो सकते, फेल की तो बात ही नहीं करते, खैर हम फेल की तो बात ही नहीं करता हमारा स्टाफ, है ना। आपके अच्छे से अच्छा स्कोर होएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सारे बच्चों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है यार, क्लासेस को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। हॉर्टिकल्चर की क्लासेस हो रही है, मैथ की, इंग्लिश की, फॉरेस्ट्री की, सोइल साइंस की जो क्लासेस हो रही है उनको जाके देखो और उनसे पढ़ो। आगे क्लासेस हम देते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिए मेरे को अलविदा, और ढेर सारा प्यार इस फैमिली की तरफ से आपको, और इतना ट्रस्ट जताने के लिए, इस फैमिली पे इतनी संख्या बढ़ाने के लिए। जल्दी से अपना 120 के करवा दो सब्सक्राइबर्स, अपना ऐप भी बनवाते हैं, बुक्स भी, नोट्स भी, सारा मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही है हमारी टीम, है ना। तो अभी इस पे रेस्पॉन्स आता है तो हम और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं कि यार बच्चों को सही में नीड है। और अगर पेड कोर्स भी लॉन्च करेंगे बाई चांस, ऐप का जो मेंटेनेंस आता है, तो मैं इतना ही करूँगा कि 6 महीने का कोर्स या तो 199 या 299, यार 199 का तो 200 और कुछ रुपए का तो आजकल जियो में रिचार्ज हो जाता है 28 दिन का। मैं आपको 6 महीने के सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट का टोटल सीरियल वाइज, ऐसे टॉपिक वाइज, प्लेलिस्ट वाइज आपको पीडीएफ फॉर्म में और क्लासेस रिकॉर्डेड आपको जब दूंगा, तो मेरे को नहीं लगता ये ज़्यादा रहेगा। पर वो टाइम के अनुसार की बातें, तब का तब देखेंगे। हो सकता है ऊपर वाला मेहरबान रहे, राम राजी रहे मेरा, तो मैं फ्री में भी दे दूँ और कुछ ऐसी विपत्ति आ जाए तो मैं 299 का 399 भी कर दूं। पर यह लूट मार नहीं होगा, जितना मेरे खर्चा बैठ रहा है ना उसी में देंगे। आपसे कमाई नहीं चाहिए, क्योंकि आप क्या हो, फार्मर्स लव फैमिली के मेंबर हो, एक परिवार के सदस्य हो, और परिवार के सदस्य को हेल्प करना, परिवार के सदस्य के लिए काम करना, उसमें कमाई नहीं देखी जाती, वो अपना धर्म होता है। पर उस धर्म के लिए, जैसे मेरा परिवार का सदस्य, ठीक है, दीदी है, पापा है, बुआ है, कोई भी है, सपोज दैट पिताजी है, पिताजी अपने को कह रहे हैं कि आप वहाँ जाइए, वो सामान लेके आइए, ठीक है, तो मैं उनसे कमाई नहीं ले रहा, पर जो सामान लेके आ रहा हूँ वो पैसे अभी हम कमा नहीं रहे हैं ना, तो वो पैसे तो चाहिए ना भाई। 50 रुपए की आएगी वो फलानी चीज़, तो आप पिताजी हमें 50 रुपए दीजिए, हम लेके आते हैं, ठीक है। ये तो नहीं नहीं ना, 50 आएगी, 80 दे दीजिए, हम वहाँ पे कुछ खा के भी आएंगे, या हमारा जेब भी गर्म करना है, तो कमाई का सौदा नहीं करेंगे, बराबर में रहेगा। वो जो भी रहेगा आपकी मदद के लिए रहेगा। और गला सूख चुका है, तत्पर है आपकी मदद के लिए, यार हमें कोऑपरेट कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की नीड है, क्योंकि मेरे यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं कुछ वजह से बच्चों के पास, तो रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जितने आपके क्लासमेट्स हैं, सब जो वीडियो देख रहे हैं, सबको कसम है, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ओके। तो क्लासेस विजिट करते रहे कंटिन्यूस चैनल पे। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, ओके।